आज हमारा जो संडे का क्विज रहेगा, मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड जो सवाल पूछे, अपना एक हिस्ट्री का अभी आया था क्लास, उसमें भी मैंने जो चीजें बताई, राजस्थान के बारे में जो मैंने चीजें बताई थी, कल हमारा लाइव था उसमें काफी करंट अफेयर्स को लेकर चीजें बताई, उनका आज रिवीजन है। सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देने, और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो चीज क्या है एक्चुअल। अगर आप उससे उस दिन नहीं जुड़े थे मुझसे, तो आज जुड़े हैं, तो मैं आज आपको बता दूंगा कि वो चीज क्या है, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। यानी 7 दिनों में जो लोग मुझसे नहीं जुड़े थे वो आज नहीं जुड़ के भी उनको आज। चलो तो पूछते हैं हम आपको सवाल। पहला सवाल, एक भारत सरकार की योजना चलती है, नरेगा योजना कहते हैं। शुरुआत में जब आई थी 2005 में, तब नरेगा योजना कहते थे। पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, फिर सवाल पूछेंगे, तो आपको थोड़ा उसका बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा कि मैंने सवाल पूछा उसका जवाब आप कैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड बताता हूं। 2005 में योजना आई थी, नरेगा कहते थे उसको, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कहते थे। अब उसका नाम 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया गया। मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, इससे सवाल नहीं पूछूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, इससे सवाल बाहर से, इस पहले आपका बेस तैयार हो जाए, आप जान जाओ कि ये चीज किसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। जो लोग मुझसे पहले मेरी क्लासों में नहीं जुड़े वो भी इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार आप शेयर जरूर कीजिएगा, इतना मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, ताकि और लोग जुड़ जाएं और फिर हम अच्छे से बात कर सकें। तो नरेगा योजना आई 2005 में, उस वक्त यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उस दौरान आई, और ये बहुत अच्छी योजना थी, रोजगार देने की योजना थी। और 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल के रखा गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको वर्तमान में इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मनरेगा कहते हैं। बॉस एंड मैंने शेयर कर दिया, थैंक यू बॉस एंड, और लोग भी कर दीजिए एक बार, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए अब बात करते हैं। तो ये नरेगा योजना आई, इसने बहुत से लोगों को क्या दिया, रोजगार दिया। सरकार जॉब कार्ड बनाती है और उस जॉब कार्ड के थ्रू क्या दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है लोगों को। और वो रोजगार 100, पहले जब योजना आई थी तब क्या था, 100 रुपए रोजाना के और 100 दिन रोजगार दिया जाता था। एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें 100 बेस्ट एफर्ट सर रमेश कुमार चौधरी, थैंक यू सर, आपका प्यार ऐसे बना रहे यहाँ पे, तो हम और आगे ऐसे मोटिवेट होते रहेंगे और आप ऐसे कार्य करते रहेंगे। चलिए अब देखिए, जब उन्होंने आई तब 100 दिन का रोजगार, 100 365 में से जैसे 100 दिन 2009 2005-6 में ये इतनी अच्छी योजना थी, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास रोजगार नहीं हुआ करता था। अभी मेरा जो सवाल है, पहले सवाल की बात करें फिर और एक्सप्लेन करूंगा। मेरा सवाल है, काफी लोग जुड़ चुके हैं, सवाल सुनिए। हाल ही में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जो हमारे वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है, उस योजना उस घोषणा में मनरेगा को कितने रुपए अलॉट किए गए हैं, कितने रुपए मनरेगा पे खर्च किए जाएंगे। यानी हमारी इस योजना पर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार जो योजना है, जेठाराम पलिवाल नमस्ते, इस पे कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, इसका जवाब देना है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है 4,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 40,000 करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए, और आपके 3 लाख करोड़ रुपए। अब आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। फिर से सुन लीजिए, हाल ही में हमारे वित्त मंत्री ने नरेगा योजना के अंदर कितना पैसा देने की घोषणा की है, यानी नरेगा को लोगों को रोजगार देने, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अब आपको पता है कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से क्या नहीं हो रहा, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और घर से बाहर नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में ये क्या है, योजना है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको आसानी से रोजगार मिल जाएगा। तो कितने हजार करोड़ रुपए सरकार क्या करने वाली, इसके अंदर लगाने वाली, इसका आंसर देना। चलिए जल्दी से बताइए। नरेगा योजना में 4,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए और 3 लाख करोड़ रुपए। आप में से इसका ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए आप। नमस्ते सर जी, थानाराम बेनीवाल बैतू जी, आप ऑप्शन में बी भी लिख सकते हो या संख्या भी लिख सकते हो, 40,000 ऐसे लिख सकते हो, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए गणपत आंसर, गिव मी द आंसर। नरेगा में सरकार ने कितने रुपए क्या किए हैं, लगाए हैं, आपको ये बताना है, इसका उत्तर देना है। अब जिन लोगों को ये पता नहीं हो क्या कमेंट कैसे करते, नीचे आप देखिए कमेंट, आप जब लाइव देख रहे होते हैं नीचे कमेंट लिखा आता है, वहां जाइए, फिर टाइप कीजिए जो मैंने ऑप्शन दिया आपको, 4,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए और 3 लाख करोड़ रुपए। इन चारों में से एक आंसर है, वो आपको आंसर देना है और आप आराम से क्या कर सकते। BC जाट बाड़मेर, राम राम, मांगेलाल जी, राणा नमस्ते जी, घमंडा राम जी बोड़वा, पहला आंसर मिल चुका है मुझे, घमंडा राम जी बोड़वा 40,000 रुपए। और लोग भी दीजिए आंसर ताकि मैं फिर आपको आंसर बताऊं। चलिए 40,000 करोड़ रुपए, घमंडा राम जी बोड़वा गोदारा। सवाल फिर से सुन लिए, जो अभी जुड़े हैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, नरेगा के अंदर सरकार अभी कितने रुपए लगाएगी, रोजगार देने के लिए लोगों को कितने रुपए इंप्लीमेंटेड किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। आपके ऑप्शंस हैं 4,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए और 3 लाख करोड़ रुपए। गिव मी द आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। फास्ट फास्ट फास्ट, और भी सवाल है मेरे पास, 10 सवाल है। उन सवालों को पूरा करने के लिए आपको जल्द आंसर देना होगा। यू हैव टू आंसर मी फास्ट। चलिए फिर से पूछता हूं, फिर मैं आंसर बताता हूं। ये लास्ट बार पूछ रहा हूं, उसके बाद नहीं पूछूंगा।
अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने नरेगा योजना मनरेगा के अंदर कितने हजार करोड़ रुपए इंप्लीमेंटेड किए, कितने हजार रुपए देने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन है 4,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए। चलिए मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर होगा 40,000 करोड़ रुपए। इतने रुपए देने वाली है भारत सरकार। भारत सरकार, केंद्र सरकार देगी, इसमें पैसा लगाएगी ताकि इस कोविड-19 कोरोना वायरस के दौरान लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। इस योजना को ज्यादा पैसा अभी क्यों लगाया जा रहा है, इसका मैं कारण बताता हूं आपको। बता दें यूपीए सरकार द्वारा लाई गई थी, तो जो वर्तमान हमारी एनडीए सरकार है उसने कई बार क्या किया था, इसको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन ये अच्छी योजना थी। इस वजह से प्रकाश चौधरी, गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज शेयर इट वंस ताकि और लोग जुड़ जाएं। ठीक है, प्लीज शेयर कर दीजिए एक बार इस नरेगा योजना। लेकिन अभी सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए इसमें लगाने की घोषणा की। उनका उद्देश्य क्या है, ये जो आपकी योजना है इसमें क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उनके गांव के अंदर ही रोजगार मिल जाता है, कहीं और शहर वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शहर में आज कोरोना फैल चुका है, इसका वहां जाना संभव नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, इसमें जो आपके गांव में ही रोजगार मिल जाए, इस कारण सरकार ने इस पे क्या किया है, पैसा। सवाल पूछ रहे हैं तो नरेगा योजना समझ में आ गई, 2005 में आई थी, 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा योजना किया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको मारवाड़ी में फेमिन कहते हैं, वही 100 दिन का रोजगार मिलता था, 100 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया। आई थिंक अब 190 रुपए के आसपास मिलते हैं, 150 दिन का रोजगार मिलता है। सरकार ने इसमें क्या किया है, सुधार किया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरा सवाल था आपको अभी नरेगा में अंदर, और ये सवाल जरूर मिलेगा आपको किसी न किसी एग्जाम में, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, 101% पूछा जाएगा कि कितने हजार करोड़ रुपए लगाए। तो यू हैव टू रिमेंबर 40,000 करोड़ रुपीज इंप्लीमेंटेड इनटू द नरेगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका सिंपल सवाल है, इस बार आपको सबको जवाब देना है, यू हैव टू आंसर दिस, और ये आंसर सबसे जरूरी सवाल है। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होता है और वो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के अंदर है। अब उसके अंदर टोटल 34 जजेस होते हैं, 33 प्लस 1 जज होते हैं। आपको क्या आंसर देना, सवाल सुनिए, आपको सवाल का आंसर देना है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में जो हमारा न्यायालय है दिल्ली के अंदर, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस इज योर क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब दीजिए, और जो लोग जुड़े प्लीज एक बार इसको शेयर कर दीजिए। आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू। आंसर सवाल दोबारा से सुनिए, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। वो हाल ही में बने थे, इस वजह से मैं ये सवाल लेके आया, और इसका मैंने जब लाइव में पढ़ाया था तब इस चीज का मेंशन किया था, आपको इस बार बताया था। तो आपको आंसर देना है। चलिए जल्दी से, दोबारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट होता है दिल्ली के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1937 में हो गई थी, जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत। भाई जी क्लस्टर वाले टाँके पर क्या सामग्री मिलती है? चेतन राम गोदारा सेंद्री। चेतन राम जी, आई एम अ टीचर और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है, लाइव में। और मैं जो नरेगा बताया, मैंने कुछ सवाल था, जो हमारा सवाल था, आप शायद पहले नहीं जुड़े होंगे मुझसे, इस वजह से आपको मैं जो यहाँ पढ़ाने से रिलेटेड चीजें पूछता हूँ, मैं वो ग्राम सेवक या ऐसी चीजें जो होते हैं, सरपंच, वो नहीं है, ठीक है। प्लीज आप इसको समझिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सवाल पूछा हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो मैं आप में से रंजन गोगोई, प्रकाश चौधरी, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। प्रकाश जी ये पहले थे, रिटायर्ड हो गए हैं, अब कौन है उनका नाम बताना आपको, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। SN बोबडे, एस सही है, बोबडे सही है, एन गलत है, एन चौधरी, एन बोस, इसको सही करो। चलिए और भी आंसर दीजिए। रंजन गोगोई रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने जो फैसला सुनाया था राम मंदिर पे, उस राम मंदिर के फैसले के बाद में क्या हो चुके हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। वर्तमान में कौन है? चलिए ऑप्शन नहीं दिए, ओ सॉरी, ऑप्शन देता हूं आपको। शरद अरविंद बोबडे, पहला ऑप्शन शरद अरविंद बोबडे, दूसरा ऑप्शन रंजन गोगोई, याद रखना आपको, इंदिरा मल्होत्रा, और इसके अलावा एस नंदरा जोग। आपको आंसर देना है, इसमें चारों में से कौन है। चलिए मैं बताता हूं, काफी टाइम हो चुका, अपना अगला सवाल भी लाना है। आप एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। सतीश सारण होडू, राम राम सा, वेलकम टू माय लाइव, एक बार शेयर जरूर कीजिए। चलिए मेरा आंसर है आपके लिए शरद अरविंद बोबडे। ये हमारे भारत के क्या बन चुके हैं, चीफ जस्टिस बन चुके हैं, एंड ही इज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 47वें चीफ जस्टिस होंगे। अब बताते हैं क्या होता है चीफ जस्टिस। देखो हमारी न्यायपालिका होती है, यानी हमें कभी भी न्याय चाहिए तो हम कहां जाएंगे, न्यायपालिका के पास। जैसे हमारा संविधान है, हमारे देश की सरकार है, उस संविधान से हमें बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। जीवराज सेमर, गुड क्लास, थैंक यू जीवराज, प्लीज शेयर इट वंस ताकि और भी लोग जुड़ जाएं, ठीक है, और भी लोगों को फायदा मिल सके, स्टूडेंट्स खासकर, और भी लोग जुड़ते हैं तो उनके लिए भी खास है। तो देखिए न्यायपालिका में क्या होता है, सरकार हमको अधिकार देता है संविधान से, हमको टोटल जितने अधिकार है 6 अधिकार। अगर उनका हनन होता है या किसी भी प्रकार की हमें समस्या आती है, चौधरी मुन्ना सारण 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शरद अरविंद बोबडे बिल्कुल सही आंसर, थैंक यू मुन्ना सारण फॉर रिस्पॉन्डिंग मी। अब देखिए अगला सवाल, इसमें बात करें महिपाल मेघवंशी पीलवा, ए करेक्ट आंसर, थैंक यू।
अब देखिए शरद अरविंद बोबड़े बन गए, वो न्यायपालिका, इसमें क्या होते हैं, जजेस होते हैं। टोटल कितने जज होते हैं, ऑप्शन ए एंड बोस सही आंसर, टोटल जजेस होते हैं आपके, तो ए आंसर सही है, शरद अरविंद बोबड़े। अब देखिए बात करते हैं, टोटल 34 जज होंगे। अभी चेंज किया गया, जब हमारा संविधान बना था तब एक अनुच्छेद याद रखना आपको, अनुच्छेद 124 में क्या लिखा, 124 में क्या लिखा गया कि जो अभी वर्तमान 1950 जब लिखा गया तब ये लिखा गया कि 7 जज होंगे। कितने जज होंगे, 7 जज। और जेके चौधरी नमस्ते, नारायण चौधरी जी नमस्ते जी, वेलकम टू माय लाइव। अब देखिए जब क्या कहा गया, 7 जज होंगे, यानी 7 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये कहा गया। उसके बाद में ये लिखा गया उसके अंदर कि संसद समय समय पर इसकी संख्या बदलती रहेगी। तो संसद ने क्या करता रहा, समय समय पर, राजू प्रजापत A1 सही है, सही आंसर है आपका। देखिए समय समय पर सरकार ने क्या किया, भारमल चारण नमस्ते गुरुजी, नमस्ते, वेलकम टू माय लाइव। चलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लालचंद पारिक नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। अब मैं थोड़ी बात कर लूं सुप्रीम कोर्ट, फिर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। चलिए तो तब कहा गया 7 जज होंगे, 1 मुख्य न्यायाधीश होगा। अब 124 में ये लिखा हुआ है, फिर संसद समय समय पर क्या करे, संसद कौन होती है पता है आपको, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री, और जो नॉर्मल भाषा में समझाते हैं, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति बैठते हैं वो संसद कहलाती है, ठीक है। जहां पे तो लोकसभा राज्यसभा मिलकर के, राष्ट्रपति मिलकर के संसद कहलाते हैं। संसद समय समय पर इसकी संख्या चेंज करेगी। पीछे संख्या क्या थी, 30 + 1 थे, 31 थे। 2019 में इसको चेंज कर दिया गया। अब कितने हैं, तो अब ध्यान रखना है 33 + 1 है, 34 है। और जो एक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज शरद अरविंद बोबड़े, वो है हमारे चीफ जस्टिस। और ये किसकी जगह ली है इन्होंने, रंजन गोगोई की। अगर आपको याद हो, राम मंदिर पे फैसला सुनाया किसने, राम मंदिर पे फैसला सुनाया था रंजन गोगोई ने, और राम मंदिर के पक्ष में सुनाया था, यानी वहां मस्जिद नहीं होगी, राम मंदिर होगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो वहां ऐसा फैसला है, सबने अच्छे से स्वीकार किया। हमारे देश का रिलीजियस हार्मोनी बना रहा है, यानी धार्मिक रूप से किसी प्रकार का कोई इंसान नहीं, उससे हम काफी अच्छा फैसला आया सरकार का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का। तो ये इसका मैंने आंसर बताया आपको, ठीक है। टोटल जजेस कितने होते हैं, 33 + 1, संख्या चेंज हो चुकी है। अभी पूछा जाएगा आपको सवाल, शरद अरविंद बोबड़े के बारे में भी क्या किया जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। अभी कल मैंने एक क्लास में बताया था आपको लैक्टस्ट के बारे में, यानी आपको टिड्डी के बारे में कल बताया था। अब टिड्डी से संबंधित एक सवाल है, एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज, और लोग जुड़ जाएं, ताकि आपको अभी सवाल का जवाब देना आपको, ठीक है, जाना नहीं है, सवाल का जवाब देना है। टिड्डी के बारे में कल एक बताया था, मैंने पढ़ाया था क्लास में। अभी आपको यहाँ पे आंसर करना, क्लास का मतलब यहाँ इसी लाइव में पढ़ाया था मैंने आपको। चलिए आर्टिकल 61 के तहत क्या महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी आर्टिकल 61 के तहत क्या महाभियोग लाया जा, हाँ महाभियोग लाया जा सकता है। अगर उनके, ये 61 नहीं है, 61 राष्ट्रपति के खिलाफ आता है मुन्ना चारण, ये 61 है। अगर राष्ट्रपति सही तरीके से कार्य नहीं करे तो उनके ऊपर आता है। इनके ऊपर 124 के तहत ही आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ लाना है तो 124 के तहत ही आएगा, ठीक है। वो अलग प्रोसेस, दो चीज हो गई। हम किसके खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ ला सकते हैं, उपराष्ट्रपति के खिलाफ ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ हम महाभियोग ला सकते हैं। तो इनके खिलाफ आएगा वो 124 आर्टिकल 124 के तहत आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नियुक्ति भी उसी में होती है, मोस्ट ऑफ चीजें उसी में हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 124 में। 127 में क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसफर हो सकते हैं। 129 में क्या किया गया, अभिलेखीय न्यायालय कहा गया, यानी एक अभिलेखीय न्यायालय, यानी इसका जो कोई भी फैसला है वो एज अ क्या रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा। जैसे राम मंदिर पे, गुड, प्राउड ऑफ यू सर, जनरल नॉलेज, थैंक यू गिरधारी देवासी, तेजाराम पालड़िया लुंदा, वेरी गुड सर, थैंक यू। अब एक बार आप शेयर करना। अब सुनिए, अगला सवाल सुनिए, ठीक है, फिर अपन बातचीत ज्यादा करते हैं, फिर अपना पूरा नहीं हो पाएगा, 10 सवाल है मेरे पास में। तो चलिए तीसरा सवाल, हमारा जो अभी टिड्डी आया है, इस टिड्डी को राजस्थान सरकार अच्छे से हैंडल कर रही है। मैंने आपको बताया अफ्रीका से आया है, भारत पे, राजस्थान पे आक्रमण हुआ है, अभी इसका पाकिस्तान के थ्रू, और भी हो सकता है, बढ़ सकता है, अभी तो कम है। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे चीज, मेरा जो सवाल है, राजस्थान के उस जिले का नाम बताना है जहां से इन टिड्डी के खिलाफ वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है, जहां से ये सारे चीज ऑर्डर इश्यू होते हैं टिड्डी के खिलाफ कोई भी काम करना है। तो वो मैंने कल शहर का नाम बताया था आपको लाइव क्लास में कि कौन सी जगह पर क्या है, लैक्टस वार्निंग सेंटर बना हुआ है। तो आप जवाब दीजिए। जोधपुर का, सॉरी, राजस्थान का एक जिला है, उसका आपको क्या बताना है, नाम बताना। चलिए रिवील हो गया, सॉरी फॉर दैट, जोधपुर है इसका आंसर। क्या है, जोधपुर, सॉरी फॉर दैट, आई रिवील्ड इट। चलिए जोधपुर से क्या हुआ है, लैक्टस जो सेंटर बना हुआ है, वहां से ये सारी चीजें क्या होती है। अगला सवाल करते हैं, सॉरी फॉर दैट। एक मैंने राजस्थान के ऊपर क्लास लेके आया था, मैंने पूरा राजस्थान का फॉर्मेशन बताया था, राजस्थान का कैसे एकीकरण हुआ, वो सारे सरण बताए थे आपको। उसके बारे में एक सवाल है, आपको बताना है राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस डेट को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। व्हेन वी सेलिब्रेट राजस्थान डे, यानी कौन से दिन पे हम राजस्थान डे बनाते हैं। ऑप्शन सुन लीजिए, 1 जनवरी, 1 नवंबर, 30 जनवरी, 30 मार्च। 4 ऑप्शन आपके पास, 1 जनवरी, 1 नवंबर, 30 जनवरी और 30 मार्च। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, राजस्थान डे, व्हेन वी सेलिब्रेट राजस्थान डे, यानी हमारा राजस्थान कब बना। प्रेम चौहान, जयपुर नहीं, जोधपुर हो गया, वो सवाल का आंसर हो गया, ठीक है।
अब देखिए इसका आंसर दीजिए। राजस्थान दिवस ऑप्शंस 1 जनवरी, 1 नवंबर, 30 जनवरी, 30 मार्च। मैंने बताया भी था, अगर आपको पूरा पूरा बताया मैंने कि राजस्थान जब बना 1947 हमारा देश आजाद हुआ तब कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर के इनको क्या किया? मर्ज किया। अब उसमें ये हुआ, राकेश कुमार थोड़ी 30 जनवरी गलत हो गया, 30 जनवरी नहीं है। 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? आपको पता हो, अगर शहीद दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी जी की क्या हुई थी उस दिन? हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे द्वारा, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। अभी आपको आंसर देना है। राजू प्रजापति 30 मार्च, प्रकाश गांधी 30 मार्च, बोसैन 30 मार्च, 30 मार्च, 30 मार्च। आई एम प्राउड यू सर, थैंक यू स्वाई दत्तवाल। अब सुनिए, ये जो आंसर दिए आपने 30 मार्च इज द करेक्ट आंसर। 30 मार्च को मनाया जाता है। कैसे? इसका थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, उस दिन नहीं थे अगर क्लास में आप। चलिए सुनिए, 18 मार्च 1948 राजस्थान का पहला संघ बना। पहला संघ कौन सा बना? मत्स्य संघ। कौन थे? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 जिले मिलकर के, 4 जो रियासतें थी ये मिलकर के। 30 जनवरी नहीं महिपाल मेघवंशी, 30 मार्च इज द करेक्ट आंसर। 30 मार्च, ठीक है। फिर क्या हुआ? 25 अप्रैल को 9 रियासतें और मिल गई। 25 अप्रैल को 9 रियासतें और मिल गई, ठीक है, उसका नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। फिर 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर मिलता है, मेवाड़ मिल जाता है इन 9 रियासतों के साथ, तो हो गया संयुक्त भारत राजस्थान, द्वितीय संयुक्त राजस्थान कहते हैं उसको। फिर क्या होता है? इसके बाद में 4 रियासतें एक साथ आती है। कौन सी? जैसलमेर, बीकानेर और आपका मारवाड़, जोधपुर और जयपुर। ये 4 रियासतें। जो जोधपुर का शासक था हनुमान सिंह, वो पाकिस्तान में जाना चाहता था, ठीक है, और जैसलमेर के शासक को मनाने की कोशिश की, लेकिन बीकानेर और जैसलमेर के शासक ने मना कर दिया। तो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को क्या होता है? राजस्थान, ये चारों रियासतें कौन? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, चारों राजस्थान में मिल जाती है। और इसी दिन, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें मिल गई, इसी दिन हमने क्या मनाया? राजस्थान दिवस मनाया। ये चीज मैंने मेरी क्लास में बताई थी, फिर से आपको क्या कर देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं अच्छे से। फिर क्या होता है? 15 मई 1949, फिर ये डेट याद रखनी, आपको एग्जाम पूछी जाएगी। 15 मई 1949 को जो मत्स्य संघ बना था सबसे पहले, उसको अभी इनमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उस दिन क्या किया गया? उस दिन आपका आबू रोड जो है उसको और माउंट आबू को छोड़ करके बाकी सिरोही का जितना हिस्सा वो राजस्थान में मिला दिया गया। किसको छोड़ करके? माउंट आबू और आबू रोड को, 26 जनवरी 1949 को, 50 को। फिर क्या होता है? 1 नवंबर 1956 को आबू रोड और माउंट आबू का जो जनता थी उसने कहा कि हमें राजस्थान में जाना है, गुजरात के साथ नहीं रहना है, तो उनको भी मिला दिया गया। और फिर अजमेर जो था उस वक्त केंद्र शासित प्रदेश था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था, उसको भी किसमें मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया गया। 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान का पूरी तरह क्या हो गया? एकीकरण हो गया। लेकिन हम राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। ये हमारा राज्य है, इसके बारे में हमें जानना है। इसके अलावा एक और फैक्ट बता दूं, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से 8वां राज्य है। अगर क्षेत्रफल की बात करें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, अगर जनसंख्या की बात करें दैट इज 6.85 लाख करोड़, यानी 6.85 लाख करोड़ है, यानी 6 करोड़ 85 लाख है, ठीक है। एक बार आप शेयर कीजिए ताकि और लोग जल्दी से जुड़ जाएं। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, तो आई होप आपको राजस्थान के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सवाल है, मैंने बात की थी भारत और चीन के बीच में, अभी क्या चल रहे हैं रिश्ते? थोड़े सही नहीं चल रहे हैं, गड़बड़ चल रही है, क्योंकि एक पोंगचोंग करके एक झील है, उसके निर्माण चाइना उसके आसपास रोड बना रहा है। इसके अलावा नथुला दर्रा है, जहां से हम कहां जाते थे, हमारे यहाँ के लोग मानसरोवर की यात्रा पे जाते थे, उसको चाइना ने बंद करवा दिया। तो भारत को लिपू लेक दर्रे से क्या बनानी पड़ी? सड़क बनानी पड़ी। अब जो वहां से सड़क बनानी पड़ी तो हमारा नेपाल के साथ क्या हो गया? थोड़ा सा विवाद हो गया। इसके अलावा कोविड-19 आपको पता है चाइना से आया, चाइना इसका फायदा उठा रहा है, वहां पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। अब चाइना ने क्या किया है? ताइवान, हांगकांग जैसे छोटे देशों के साथ में क्या? भरत कुमार चौधरी, बीके जाट, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय लाइव। एक बार शेयर जरूर कीजिए। चलिए, तो उन्होंने उन पे अधिकार करना शुरू किया। एक साउथ चाइना ची करके एक जगह है, यानी जिसको हम दक्षिण चीन सागर कहते हैं, उसके छोटे छोटे द्वीप है, उस पे चाइना क्या कर रहा है? अधिकार कर रहा है। इस वजह से और इसी दौरान भारत से भी उसका क्या हो गया? इस विवाद हो गया। इस कारण मैंने पूरा डिटेल बताया था आपको चीन के बारे में। चीन 1949 में आजाद हुआ ये बताया, भारत 1947 में आजाद हुआ। उसके दौरान मैंने बताया 1914 में एक शिमला समझौता हुआ था, और उस शिमला समझौते के अंदर ब्रिटिश सरकार और तिब्बत का उस वक्त जो क्या था राजवंश था, उनने मिलकर के भारत और तिब्बत के बीच में, अब चीन का हिस्सा है, तो चीन में और भारत और चीन के बीच में बॉर्डर बना दिया, सीमा बन गई। अब सवाल सुनिए, भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है, सीमा है, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच में जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसका नाम बताना है। चलिए बताना है आपको, क्या बताना है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन आपका रेड क्लिफ, दूसरा ऑप्शन आपका डुरंड,
तीसरा ऑप्शन आपका मैकमोहन रेखा और चौथा ऑप्शन है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। बताइए चारों में से कौन सी पूर्वोत्तर भारत में यानी किसके चेतन राम भट्टे सर, गुड इवनिंग सर, वेलकम टू माय लाइव। आप एक बार सभी शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लोग जुड़ जाएं। चलिए मेरा ऑप्शन फिर से सुन लीजिए सवाल। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है यानी जो बॉर्डर बनता है उस बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ, डुरंड या फिर मैकमोहन रेखा और या फिर LAC जम्मू कश्मीर से है, तो आपको ध्यान रखना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जम्मू कश्मीर। मैं पूर्वोत्तर भारत की पूछ रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वहां पे जो चीन की सीमा लगती है और सर्वाधिक सवाल पूछा जाता है, ये LAC ऑप्शन में ही नहीं होता है, वहां पे ऑप्शन तीनों में से आपको बताना है। तीन ऑप्शन आप समझिए, रेड क्लिफ, मैकमोहन या फिर डुरंड। चलिए ऑप्शन आ रहा है मैकमोहन, दिनेश पारिक, लालचंद पारिक, मैकमोहन, चौधरी कृष्ण भैया, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू पुटिंग दिस स्मॉल इज लाइक दिस। सही है, ऑप्शन नंबर मुन्ना साहन 3 सही, मैकमोहन सही है, और भवलाल जाकर 3 मैकमोहन। चलिए मेरी क्लास को आपने अच्छे से ज्वाइन किया, बोस एंड सी, वेरी गुड, गुड आंसर्स, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आंसर्स दिए। चलिए अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल, जुंजाराम जी जाकर वेलकम, जेडी साहब, मैकमोहन, चलिए सही है आपका आंसर। चलिए अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इस चीज को, मैंने परसों किया था, अब और कर देते हैं। चलिए राकेश कुमार थोड़ी 3, सवाई राम दत्तरवाल एक नहीं है, एक रेड क्लिप पाकिस्तान के साथ रेड क्लिप है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच की जो रेखा 1914 में तय हुई। कब तय हुई? 1914 में, शिमला समझौते के तहत। अब देखिए आपके सामने शिमला समझौते 2 आएंगे और एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेंगे कैसे। एक शिमला समझौता हुआ आजादी से पहले 1914 में, एक शिमला समझौता हुआ 1972 में। जय हिंद, PK चौधरी, मैकमोहन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। 1972 में इंदिरा गांधी के और उस वक्त के पाकिस्तान के गोवर्धन राम जी, मैकमोहन, चलिए आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। चलिए आगे बात करें तो 1972 में जो हमारा शिमला समझौता वो इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के साथ में कैसे हुआ? 1971 के युद्ध के बाद। आपको अगर 1971 का युद्ध याद हो तो उसमें भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ और बांग्लादेश नामक देश का निर्माण हो गया, तो इस वजह से वो शिमला समझौता कहलाता है। एक ये शिमला भी समझौता कहलाता है, कौन सा? 1914 वाला। ये किसके बीच हुआ है? सवाल याद रखना, भारत नहीं था उस वक्त, आजाद नहीं थे 1914 में हम, तब ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर शासन था, तो ब्रिटिश सरकार और तिब्बत का जो क्या था उस वक्त का राजवंश था उसके साथ, तब चीन भी क्या नहीं था, आजाद नहीं था। तब क्या हुआ? मैकमोहन रेखा खींच दी उन्होंने, कहा कि ये जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन अधिकारी का नाम था, क्या नाम था? मैकमोहन जो व्यक्ति था उसका नाम था, इसका उस रेखा का नाम क्या हो गया? मैकमोहन रेखा। इससे जो पूर्व की ओर हिस्सा पड़ेगा वो तिब्बत होगा, चाइना होगा, पश्चिम की ओर जो हिस्सा पड़ेगा वो क्या होगा? आपका भारत होगा। जब 1949 में चाइना आजाद हुआ तब चाइना की सरकार ने कहा कि हम मैकमोहन को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उस वक्त जब मैकमोहन रेखा तय की गई थी तब ना हम आजाद थे ना तुम आजाद थे, यानी भारत अभी आजाद नहीं था ना, तो इस वजह से हम नहीं मानेंगे। लेकिन भारत हमेशा कहता रहा है कि मैकमोहन रेखा से जो हमारा बॉर्डर फिक्स होता है वही बॉर्डर है। इस चीज को लेकर के विवाद होता है। विवाद कहां होता है? भारत का एक अरुणाचल प्रदेश में एक जगह तवांग, ठीक है, तवांग के अंदर क्या बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और बौद्ध धर्म के वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, तो बौद्ध धर्म तिब्बत में ज्यादा है। तिब्बत किसके अंडर में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की एक रेड क्लिप है। हाँ सही है, उसकी मैं बात करूंगा, पहले इसकी बात कर लें अपन। चलिए, तो अब चाइना क्या करना चाहता है? तिब्बत को तो उन्होंने अधिकार कर लिया, 1959 में तिब्बत पे अधिकार किया, तो वहां के एक तिब्बत के बहुत बड़े बौद्ध धर्मगुरु थे जिनका नाम दलाई लामा था, वो भारत आ गए। भारत ने उनको शरण दे दी। जब भारत ने उनको शरण दी तो इसको गलत समझा चाइना ने। चाइना ने कहा कि तुम हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हो, क्योंकि चाइना ये मानता है कि तिब्बत उनका क्या है? आंतरिक क्षेत्र है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। तो दलाई लामा को शरण देने के बाद हमको 1962 में चाइना के साथ युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध में हम हार गए, ठीक है, क्योंकि पहले एक नारा लगा था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन चाइना ने हमें धोखा दिया और हमारे इस वजह से हमें हार हो गई और 1962 की सबक लिया। आज तक हम चाइना फिर हमने डिफेंसिव क्या अपना दिया? मोड अपना दिया। अब देखिए, अब 1962 में ये लाइन को लेकर के अब क्या हुआ? हारे तो अरुणाचल प्रदेश तक कौन आ गया? चीन आ गया और तवांग पे उन्होंने अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में चाइना क्या चला गया? वापस मैकमोहन पे चला गया। तो अभी जो लाइन है वो मैकमोहन पे। जम्मू कश्मीर के अंदर LAC करके एक क्या है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल। मौका मिले तो संसद पढ़ाना कभी भाई। हाँ जरूर, मैं पॉलिटिकल साइंस आती है, मेरी फ्राइडे की क्लास आती है, शुक्रवार को मैं पढ़ा दूंगा संसद, ठीक है, उसके बारे में। चलिए अब आपको बात करते हैं, अब रेड क्लिप क्या है? रेड क्लिप भी 1947 में तय की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, अधिकारी का नाम रेड क्लिप था, इसका लाइन का नाम क्या हो गया? रेड क्लिप हो गया। इस वजह से आपको इस चीज का ध्यान रखना। ये भारत और डुरंड जो आपकी है ये किसके बीच में है? आपके भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन वर्तमान में नहीं लगती है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि छोटा सा जम्मू कश्मीर का हिस्सा जिसको हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो वर्तमान में पाकिस्तान के पास है। उस POK की सीमा अफगानिस्तान से लगती है।
तो इस वजह से क्या नहीं लगी, हमारी सीमा सीधे तौर पे नहीं लग रही है, लेकिन पीओके हमारा क्षेत्र है। भारतीय हमेशा से कहता है कि पीओके जम्मू कश्मीर पूरा हमारा है, तो पीओके भी हमारा हुआ। इस हिसाब से हमारी अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर की सीमा लगती है। लेकिन ध्यान रखना, वर्तमान में 80 किलोमीटर टच नहीं करते, क्योंकि वो पीओके टच करता है, और पीओके अभी किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। जब हमारा हो जाएगा तब हमारा अफगानिस्तान के साथ क्या लगेगी? सीमा लगेगी। तो ये मैंने बताया आपको इसके बारे में। चलिए, एक थोड़ा सा टफ सवाल है, ध्यान रखना है, और इसका आंसर आपको 100% देना है। एक फुल फॉर्म बतानी है आपको, मैंने जो पीछे कई दिनों से मैं पूछ रहा हूं। फुल फॉर्म है एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आए थे, 1070 किलोमीटर। हाँ सही है, भारत और ये राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा लगती है, 4 जिलों से लगती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से साथ 1070 किलोमीटर। सर्वाधिक जैसलमेर के साथ लगती है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको सबसे कम किसके लिए? बीकानेर के साथ लगती है। अब देखिए मेरा सवाल सुनिए दोबारा से। आपको हमारे वित्त मंत्री आए, उन्होंने बताया कि एफडीआई आने वाला है, यानी उन्होंने क्या कहा कि जो डिफेंस सेक्टर है हमारा, जो रक्षा क्षेत्र है, यानी हमारी जो रक्षा क्षेत्र है, उसके अंदर क्या किया जाएगा? जो हमारा एफडीआई है उसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया जाएगा। किसके अंदर? रक्षा क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में। तो बताइए एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी में भी बता सकते हैं आप। चलिए, एफडीआई का फुल फॉर्म, ये काफी थोड़ा सा इकोनॉमिक टर्म है, कई बार पूछ ली जाती है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। चलिए, तो फिर मैं बताऊं, रिस्पॉन्ड तो करिए, मैं बता दूं। एफडीआई, एफ का कुछ अलग होगा, डी किसके लिए स्टैंड करता है और आई किसके लिए स्टैंड करता है? सिंपल सा, मैंने कई बार आपको क्लास में बोला, तो जिन लोगों ने सुना है तो प्लीज आप एक बार आप कर सकते हैं, क्या कीजिए, आप एक बार उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं आपको, एक बार शेयर भी कीजिएगा, बार बार नहीं करना पड़े आपको, आप जानते हैं सब। तो चलिए, एफडीआई का फुल फॉर्म मैं बताता हूं। इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फॉरेन का अर्थ क्या होता है? विदेश। डायरेक्ट का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष। और इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या होता है? निवेश करना। यानी पहले क्या सिस्टम था, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले अपन। चलिए, इस एफडीआई क्या चीज होती है बता देते हैं आपको। कोई बात नहीं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, अच्छा अभी आज जान लिया। आज के बाद इस वर्ड को याद रखना और एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। अगर आप यहाँ, चलिए ठीक है, अपन तो भाई भाई है, चलेगा, फ्रेंड्स है, कोई बात नहीं। अगर आपको आंसर आता है तो आप फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नहीं ये नहीं बेटा, वो सीबीआई होता है। वो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ध्यान रखना। सीबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा इससे आपका, एफ फेडरल हटा दीजिए तो फिर आपका हो जाएगा सीबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा, प्रकाश जी आपका सीबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए अभी बताते हैं आपको इसका हिस्ट्री। 1991 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ये भी मैंने बताया था आपको, सॉरी प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तब एक चीज लेके आए, एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये चीज लेके आए। इससे क्या होता है? निजीकरण किया गया। यानी क्या किया गया? जो सरकारी काम होते थे, पहले सारे काम सरकारी विभाग करते थे, बसेस सरकारी, स्कूल सरकारी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे से गवर्नमेंट चलाती थी। ऐसे सेक्टर को छोड़ करके, जैसे रक्षा क्षेत्र को छोड़ करके, जो लिक्विड वगैरह, जो शराब वगैरह होती है, इसको छोड़ करके परमाणु वगैरह, हथियार वगैरह, ये और जो हमारे आणविक ऊर्जा होती है, जहां से लाइट बनती है, कोयले वगैरह, यूरेनियम वगैरह से, अमेरिका की कंपनी नहीं, अमेरिका की कंपनी नहीं है सीबीआई। अरे चलिए मैं बताता हूं आपको, चलिए आप पहले क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप एक बात कहूं, आपका अगर कमेंट गलत होता है तो आप ये मत सोचिए कि मेरा गलत हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रयास करोगे, यहाँ पे लिखोगे, आप जरूर सीखोगे और चीज को कभी नहीं भूलोगे, ये मैं लिख के देता हूं, ठीक है। सबके गलत होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ऐसा नहीं सोचना कि मेरा गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, फिर भी आपको अच्छे से जाना है आगे। एक बार शेयर कीजिए। अब बात करते हैं, तो क्या हुआ, अपनी किस पे बात चल रही थी? प्राइवेटाइजेशन पे, लिबरलाइजेशन और किसके साथ में? आपके ग्लोबलाइजेशन पे। अब निजीकरण कर दिया, सरकारी हॉस्पिटल जो थे वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो अब इसके बारे में बात करें तो फिर आया एक शब्द आया उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या हुआ? 1991 से पहले अगर आपको टीवी भी खरीदना होता तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, मैंने बता दिया आपको। फॉरेन का अर्थ होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है उसको कहते हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। चलिए अब दोबारा सुनते हैं। मेरे पापा है सीबीआई, आपके पापा सीबीआई में? वाओ, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। आपके पिताजी सीबीआई में, उसमें तो आईएएस ऑफिसर्स जाते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप हमसे सीबीआई के स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे उसके बारे में, कभी एक मौका मिला तो। अभी उस पॉइंट पे आते हैं, उसके 91 वाली बात कर लेते हैं। 1990 से
91 के बीच की बात करते हैं, तब उन्होंने ग्लोबलाइजेशन एक शब्द, ये वैश्वीकरण याद रखना, वैश्वीकरण का मतलब होता है 1991 से पहले भारत में कोई भी विदेशी कंपनी नहीं आ सकती थी। ये ग्लोबलाइजेशन लगाने से, वैश्वीकरण करने से क्या है, कोई भी कंपनी इन्वेस्ट कर, लेकिन शुरुआत में कम खोला गया, 2% 5% कंपनियां ही आ सकती थी। अभी फिर क्या किया गया, मैंने आपको बताया डिफेंस सेक्टर जो था उसका निजीकरण नहीं किया गया था, बाहर की कंपनियों को इसमें नहीं आने दिया जाता था। तब क्या किया गया, अभी सरकार ने क्या किया है, इसको 49% से 49% से बढ़ा करके 74%, यानी कोई भी विदेशी कंपनी अब हमारे इक्विपमेंट बना सकती है, सेना के लिए हथियार बना सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा शब्द है, याद रखना है। चलिए, ये आपने अच्छे से जान लिया। चलो अब बात करते हैं आगे। हाँ, सीबीआई जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, एक तरह की पुलिस समझ लीजिए। जैसे अभी हमारे राजगढ़ चूरू में एक अफसर थे, उन्होंने क्या कर ली, विष्णुदत्त जी, उन्होंने हत्या कर ली, बहुत क्या है बुरा हुआ। और आज देखिए कितनी पॉलिटिक्स कितनी गंदी चीज होती है। इतने टैलेंटेड लोग जो मेहनत करके हम में से, आप में से भी बनेंगे, तो आप सोचिए कितना प्रेशर होता है। आप नौकरी लेना भी मुश्किल, ऊपर से नौकरी लो, नौकरी लेने के बाद में आपके पास पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कहाँ आपको पोस्टिंग होनी चाहिए, कहाँ आपको बोलना है, कहाँ आपको नहीं बोलना है। आपको फिर इतना प्रेशराइज किया जाता है कि आपको आखिर में सुसाइड करना पड़ता है। विष्णुदत्त का मामला देखा, हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, पॉलिटिक्स नहीं करना, अपने पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उससे उदाहरण मैं देता हूं आपको, वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो वो राजस्थान पुलिस में काम करते हैं। अब उनकी क्या हो रही है, जांच की मांग हो रही है कि सीबीआई से जांच कराओ। क्यों? राजस्थान पुलिस जांच करेगी तो हो सकता है बड़े अफसरों को बचाने के लिए कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाए। इस वजह से सीबीआई क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्र सरकार की तरफ से अफसर आते हैं उसमें, और हाई लेवल के अफसर होते हैं, आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। और वो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब उसकी क्या होती है, ऐसा कहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, सही इन्वेस्टिगेशन होती है। इस वजह से उसकी मांग हो रही है, उसको कहते हैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, कोई बात नहीं। अगला सवाल आ रहा है, आप उसका आंसर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अगले सवाल पे और लोग, नए लोगों को सवाल मिल सके। चलिए, अगला सवाल मेरा है आपके लिए। अभी बहुत सारी आपदाएं आई, थोड़ा सा मैं पहले सवाल का बैकग्राउंड बताऊंगा आपको, उसके बाद सवाल पूछता हूं, ताकि आपको जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी, और जो खासकर स्टूडेंट्स हो, तो आपको बैकग्राउंड जब तक समझ में नहीं आए तो मेरा कहा हुआ वर्ड भी समझ में नहीं आया। इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट करता हूं आपके लिए। बैकग्राउंड ये है, अभी बहुत सारी आपदाएं आई है। देखियो, आपदाएं दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल डिजास्टर और एक होता है क्या होता है आपका कृत्रिम डिजास्टर होता है। यानी कृत्रिम का मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, ह्यूमन मेड हो गया, मानव निर्मित हो गया। उसमें क्या होता है, ऐसी घटनाएं जो प्रकृति के अपने आप हो जाती है, उसको तो हम प्राकृतिक, जैसे अभी एक तूफान आया, नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरा सवाल है, ठीक है। तूफान आया बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखिए मेरा अगला सवाल ये होगा, बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तो वहां पे इस तूफान, ये प्राकृतिक आपदा, इसको हम नहीं रोक सकते। इसके अलावा कोविड-19 आ गया, ये अभी तक साबित हुआ, जहां तक स्टडीज हुई है, मानव ने नहीं निर्मित किया है, अभी तक जूनोटिक डिजीज है, यानी पशुओं से मानव में आई है। इसका ये भी क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। टिड्डी हमला कर रही है, नेचुरल डिजास्टर है। अब ऐसे अगर आपदाएं आती है देश में, तो एक संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। देखो, मैंने तीनों नाम बताए थे आपको, जिला स्तर की संस्था का नाम बताया था, राज्य स्तर की संस्था का नाम बताया था, और देश के स्तर की संस्था का नाम बताया था। आपको जो अभी सवाल पूछ रहा हूं, इस तरह की आपदाओं से लड़ने के लिए, एक और भी हुआ था, विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई थी, उसके लिए भी यही काम करती, यही संस्था काम करती, तो आपको जिसका नाम बताना है। अब आप बताइए, इस तरह की आपदाओं से लड़ने के लिए कौन सा विभाग काम करता है, कौन सा? हाँ, कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसीलिए मैं बैकग्राउंड तैयार करता हूं कि आप आंसर देने के योग्य हो जाए, आपको पता चल जाए कि किस चीज की बात चल रही है, ठीक है। चलिए, तो बात ये चल रही है कि भाई जो हमारे देश के अंदर आपदाएं आती है, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है। ऑप्शंस है एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए या ऑल ऑफ द अबव। बताइए, हिंदी नहीं बताऊं, हिंदी बताऊंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य स्तरीय प्रबंधन विभाग, जिला स्तरीय प्रबंधन विभाग, या सभी। चलिए, अब तो आंसर दे दीजिए, अभी बहुत सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। चलिए, अभी तो सब लिख सकते हो, फटाफट आंसर लिख दीजिए, कौन सा है जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है। आंसर मेरे ऑप्शंस में ही आपका सवाल है। देखिए, अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक बताता हूं आपको, हमारे को उत्तर याद करने की जरूरत नहीं है, उत्तर 4 ऑप्शन में लिखा होता है, बस उसमें से 3 गलत निकालिए, चौथा अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, ईश्वर साईं जाट ऑल। मैंने एक सवाल पूछा था, सवाल पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी संस्था काम करती है। मैंने ये नहीं कहा पूरे देश में कौन सी संस्थाएं काम करती है, मैंने कहा राष्ट्रीय स्तर पे। तो आंसर दीजिए, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए या ऑल ऑफ द अबव। गिव मी द आंसर फास्ट। चलिए, अगला सवाल आएगा फिर आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। चलिए 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 चलिए,
मैं देता हूं आपको, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये काम करता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन काम करेगा। ये तीनों क्या, हाँ एनडीए में ये तीनों जुड़ करके क्या करते हैं, काम करते हैं। जब कभी भी कोई भी आपदा आएगी तो सबसे पहले किसके अंदर आएगी, सबसे पहले आएगी आपके किसके अंदर, जिले के अंदर। तो जिले का कौन करेगा, डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। आप अंग्रेजी शब्द थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अंग्रेजी भाषा कहां फायदा देगी आपको, मैं बताता हूं। ऐसे शब्द हिंदी में नहीं लिखे आते, नॉर्मली ऐसा एनडीए में सीधा लिखा आता है, एसडीए में सीधा लिखा, तो वहां आपको बहुत हेल्प करने वाली। मैं कहता हूं नेशनल, तो अगर आपको पता है इसका अर्थ राष्ट्रीय होता है तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आप बायलिंगुअल हो, मेरा आपसे मैं बताता हूं कि इंग्लिश का क्या फायदा। बायलिंगुअल का अर्थ अगर आपको एक से ज्यादा भाषाएं आती है तो आप किसी भी चीज को आसानी से कैप्चर कर सकते हो, आपका दिमाग ज्यादा चीजों को स्टोर कर सकता है, क्योंकि आपको पता है सोया और रवि अपने गुरु की आवाज सुनकर जाएगा। थैंक यू सर, हम चाहते हैं कि ऐसे ही बच्चे जाग जाए। चलिए अब देखिए, तो आपको अंग्रेजी के वर्ड्स को पकड़ो, आप कोशिश करो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, आपको ये ध्यान रखना है। तो उसको अगर आप पकड़ोगे तो फिर आप क्या हो जाएगा, आसान। मुझे अगर आप ये चीजें आसान हो जाती है, ज्यादा दिमाग में स्टोर रहती है। चलिए, एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। और एक एक्ट होता है, ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय आपदा एक्ट जो होता है वो 2005 में आया था, उसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर काम चलते हैं। चलिए, एनडीए नहीं होता, लालचंद पारिक एनडीए नहीं, एनडीए का तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो गया। ये क्या है, ये बता दूं आपको, एनडीए क्या है। चलिए एनडीए बता देते हैं। एनडीए क्या हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी इसको कहते हैं जो हमारी अभी वर्तमान की सरकार है, गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, भाजपा और उसके सहयोगी दल एनडीए कहलाते हैं, ठीक है। एनडीए कौन कहलाते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल कहते हैं, सॉरी गठबंधन कहते हैं। दो होते थे, यूपीए होते थे और एनडीए, ठीक है। यूपीए कांग्रेस से संबंधित जितने भी दल है उनको हम यूपीए कहते हैं, और इसको एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी की सरकार के जो है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई बात नहीं, आपका आंसर सही हुआ। तो अगर अगली बार कोशिश कीजिएगा, सही होगा। एक बार गलतियां होगी, अभी तो आप स्टूडेंट हो तो आप आसानी से इन चीजों को आप कलेक्ट कीजिए। चलो, हाँ आपको थोड़ी बहुत समस्या सामना करना पड़ता है, जो लोगों में नाम या शब्द लिख नहीं पाता हूं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में आपको मैं लिख के चीजें दिखाऊं, ताकि आप आसानी से उसका क्या दे सको, आंसर दे सको। लेकिन आप भी समझिए, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, वित्तीय समस्याएं होती है, सबके होती है। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूं, अभी तक पढ़ाई कर रहा हूं, तो अभी हम कोशिश करेंगे आपके सामने लाने की। लेकिन ये चीजें बता रहा हूं, अगर आप एक बार सुन भी लोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ध्यान रखना, आने वाले किसी एग्जाम में ये सवाल जरूर मिलेगा, इनसे संबंधित एक मिले तो मुझसे जरूर मिलेगा सर कि आपको आपकी क्लास से मुझे एक सवाल भी बनाता है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़े, बात करते हैं। अगला सवाल आपसे मैं पूछता हूं, अभी भारत सरकार ने, जो हमारे वित्त मंत्री आए थे, बीजेपी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। चलिए, इसकी स्थापना वैसे जनसंघ के रूप में हुई थी, 1952 में हुई थी, ठीक है। 1952 में भारतीय जनसंघ करके हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। 1977 में चुनाव हुए, पहली बार कांग्रेस हारी केंद्र सरकार में, और बीजेपी पहली बार किसकी सरकार बनी, जनता सरकार, जनता दल कहते थे उस वक्त उसको, ठीक है। उस वक्त बीजेपी नहीं कहते थे, जनता दल कहते थे। फिर इसका नाम क्या रख दिया गया, भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया। इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, जेपी नड्डा इसके अध्यक्ष हैं। अमित शाह भी इसके अध्यक्ष नहीं रहे, अमित शाह भारत के गृह मंत्री बन गए हैं, उन्होंने ये पद छोड़ दिया है। अब उसकी जगह जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस के अध्यक्ष वापस से सोनिया गांधी जी है। चलिए, आपको अपने चीजें सीखनी है, ठीक है, राजनीति नहीं करनी है अपने को। बीजेपी में क्या चीजें, मोस्ट ऑफ फॉलोअर्स जो होते हैं, मैंने देखा है, आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से सीधा उठा लेते हैं दिमाग में कि बीजेपी, हम उन नेताओं के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल, जो आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, पूछ लो किसी, आप इतने लोगों को भी बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, नॉर्मली 90% लोग आंसर नहीं दे पाते। उसका रीजन है वो सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए। आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि बीजेपी की पहली सरकार कहां बनी, इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कहते हैं। डोंट वरी फॉर फाइनेंशियल इश्यूज। थैंक यू जेडी साहब फॉर योर सपोर्ट। आई होप आई विल टॉक टू यू and we will adjust if I have some problem in technical problem and if I have any problem we will talk. Alright, एक बार शायद जरूर करना। चलिए आगे बात करें अपन, तो उन बेसिक चीजों को आपको क्या है, हाँ सफलता के लिए गलती जरूरी है और गलत के पीछे ही सही है। बहुत अरे बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, मेरे से हो गई जाती है, बड़ों से हो जाती है। आप देखिए किसी भी लाइव क्लास में जाके बड़े बड़े गलती करें, तो आप गलती से मत डरिए, आप खुद को रिप्रेजेंट करिए, यहाँ पे सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट करिए, अच्छी चीज के लिए रिप्रेजेंट करिए, मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आप देखते दिन भर ऐसे वीडियो चलते रहते हैं जिनको आप देखते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दिमाग खराब होता है। इससे कोई अच्छा मैं नहीं है, मेरी क्लास ही देखिए, और कोई अच्छी क्लास चल रही है, कोई लाइव आ रहा है, सपोर्ट कीजिए उन लोगों को, वो आपके लिए लेके आते हैं। हम इतनी मेहनत, मैं
दिन भर मेहनत करता हूँ, ये सारी चीजें इकट्ठी करता हूँ। अब देखिए ये जो मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी ये दिमाग में रखनी पड़ती है, फिर आपको सुनाना पड़ता है 45 मिनट बैठ के। तो मेहनत को कुछ अगर मुझे बेनिफिट होता है तो आपको भी होता है। और आई थिंक इसमें ऐसा नहीं कि मुझे कोई फाइनेंशियल पैसा वैसा मिला नहीं है, मैं चाहता हूं मेरा रिवीजन भी हो जाता है, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाता है, और सब और अगर सोसाइटी के प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंचती है तो हमारे स्टूडेंट्स को फायदा होना चाहिए। आई वांट एवरी स्टूडेंट शुड स्पीक इंग्लिश, एवरी स्टूडेंट शुड बी स्ट्रांग इन द जीके। जनरल नॉलेज हाथों पे होना चाहिए, अंगुलियों पे होना चाहिए, जितने भी मेरे आस पड़ोस के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर, ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बर्डन करती है। जब आप बड़े एग्जाम देने जाओगे तो ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, फिर अगर अभी नहीं सीखे तो वो ग्रंथ बाद में बहुत समस्या देने वाले आपको। और अगर हमारे स्टूडेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं, अगर जोधपुर जाकर के, जयपुर जैसी बड़ी सिटीज में बड़े कोचिंग में जाकर के आप पैसा खर्च करते हो, वहां पे रहने का खर्चा, ये सारी चीजें वही यही पढ़ाते हैं। आप देख लेना किसी कोचिंग का आपका वीडियोस उठा के, वहीं पे यही पढ़ाते हैं, ये भी नहीं पढ़ाते हैं। मैं लिख के दे रहा हूं, जो मैंने बताया है आपको बड़े ऐप कोई बड़े किसी कोचिंग में मिलेगा, दिल्ली जैसे कोचिंग से निकल के आएगा। ध्यान रखना आईएएस लेवल के सवाल होते हैं इससे। जो भी मैंने कहा ये आईएएस में सवाल नहीं मिल जाए तो मैं बताऊंगा, ये सवाल आपको मैं बताऊंगा इस साल। अभी आईएएस का एग्जाम होने वाला है मई में, उसमें मेंस का एग्जाम, मेंस का मतलब होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है। प्रीलिम्स में क्या होता है आपको लिखना नहीं पड़ता है, आपको जवाब मेंस का होने वाला है। इसमें जितने भी मैंने ये मुद्दे बताए इन सब पे एक एक सवाल आएगा, और सबको आपको उस पे क्या होता है लंबा चौड़ा निबंधात्मक आंसर लिखना, जैसे आप 10वीं 12वीं में लिखते हो वैसा वहां लिखना पड़ता है। तो अगर आप आईएएस आरएएस की तैयारी करोगे, अगर जीवन में ऐसा मत सोचो मैं आईएएस वाईएएस नहीं बनाऊं, ऐसी नहीं है, ये सोच चेंज करो। अगर आप कुछ भी कर सकता है तो उससे क्या होगा, ये जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं ये आपका बेसिक होगा, उस वक्त बेसिक होगा, फिर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे गेन करनी पड़ेगी। उस बेसिक नहीं होगा तो फिर बेसिक इकट्ठा करोगे तो बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करोगे। इस वजह से आप यहां जरूर सुनिए, शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए। अंतिम बात भी कीजिए कि 8 बजे लाइव क्लास आती है और लोग जुड़ेंगे। अभी बहुत कम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, उनको पता नहीं है। मैंने बहुत से कभी आते हैं और मेरे का सर अब कब से क्लास लग रही, तो ये उन लोगों को पता नहीं। प्लीज आप एक बार जरूर ये बात और लोगों तक पहुंचे। हमारा पॉजिटिव इनिशिएटिव होता है, हमें किसी ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं करना, हमें स्टूडेंट्स के लिए काम करना है और अब अच्छी तरह से काम करें। चलिए अभी मैं आपका एक सवाल पूछने वाला हूं, वो अंतिम सवाल होगा हमारा, और वो बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स को लेकर के, और आपको पता होना चाहिए उसका आंसर। एक बार शेयर कीजिए। चलिए अब देखिए वो सवाल क्या है। अभी वर्तमान में हमारी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, नरेगा के बारे में घोषणाएं की, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए घोषणाएं की, अभी मैंने बताया डिफेंस सेक्टर में उन्होंने घोषणाएं की। ऐसी कैसी घोषणा उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए की है, ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए एक योजना लेके आए हैं। उस योजना का आपको नाम बताना है। बैकग्राउंड बता देता हूं, इस योजना के अंदर पहली से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स को, मैंने भी फर्स्ट बार देखा चौधरी मनसान, आपने पहली बार देखा होगा। चलिए आपको अभी मिल गया तो आप और लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप एक व्यक्ति अगर 3 जनों को शेयर कर, आपने एक जय हो फिल्म आई थी सलमान का, अगर देखिए एक व्यक्ति अच्छा काम अगर 3 लोगों को शेयर करता है तो और लोगों तक पहुंच जाएगी और लोग इससे रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े कोचिंग में जाके ये चीजें गेन कर सकते हो, हम आपस में भी क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। नॉलेज क्या है, स्टडी क्या है, आप एजुकेशन क्या है, आपस में अगर हम शेयरिंग करके पढ़ेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। कोई पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे फ्री में आपको नॉलेज दिया जा रहा है, हाई क्वालिटी का नॉलेज दिया जा रहा है। ध्यान रखने, आप किसी भी जगह पे चेक करिए, ऐसा नॉलेज आपको मेरे को और मिलेगा तो भी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा जो आपको समझ में नहीं आएगी। इस वजह से मैं आपको हिंदी का वर्जन करके ये मैं लेके आता हूँ। ये हिंदू अखबार है, द हिंदू अखबार आता है, आप कभी उस अखबार को गूगल पे चेक करना, ठीक है। उसकी एक लाइन भी हिंदी में नहीं होती, सारा अंग्रेजी में होता है, उसको मैं पढ़ता हूँ। मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा, उसका सब्सक्रिप्शन आप जाके देख लिए गूगल पे 900 रुपए का आता है, ठीक है, वो ले रखा मैंने, उसको मैं पूरा पढ़ता हूँ, उसका एक एडिटोरियल उठाता हूँ। उस एडिटोरियल में आपके लिए क्या काम की चीज है, यानी बाकी चीजें नहीं, बहुत पूरा अखबार आता है, इतना 14 पेज का आता है, उसको मैं पूरा नहीं लेके, आपके लिए क्या चीज है, मेरे लिए क्या चीज है, एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज है, जो लोग सामान्य व्यक्ति है उसके लिए क्या चीज है, वो लेके मैं आपके लिए आता हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आई नीड अ शेयर, कमेंट एंड लाइक। बाकी मुझे कुछ पैसा वैसा नहीं मिल रहा, तो ये बात आप तो आप जानते हो, नॉर्मली सब जानते हैं। सर मैं भी फर्स्ट बार देख रहा हूँ। दिनेश जी आप तो हमारे एनआरआई फ्रेंड हो गए, एनआरआई यानी आप फॉरेन से देख रहे हो, या मैं खुशी की बात है आप मैं ज्वाइन किया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। चलिए अब आप बात करते हैं, सवाल पूछ लूं मैं, वो सवाल पूछ लूं। पहली से 12वीं क्लास के बच्चों को इंटरनेट के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, यानी पूरे देश के पहली से 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, सरकार ऑनलाइन पढ़ाएगी, सरकार पढ़ाएगी, ठीक है। योजना लेके आए हैं अभी कौन, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपको उस योजना का नाम बताना है, आपको उस योजना का नाम बताना। ऑप्शन दे रहा हूं, सुन लीजिए, फिर आप आंसर दीजिए। ई पाठशाला, नाम सुनिए, ई पाठशाला, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। दोबारा ऑप्शन दे रहा हूं, ई पाठशाला,
ई पाठशाला, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, ई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, चलिए बताइए, या फिर उपयोग सभी, तीनों से साथ में आएंगे, बताइए चलिए इसमें से कौन सा होगा, टेल मी फास्ट। दोबारा से, भारत सरकार वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि पहली से लेकर 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस आर्ट्स सब सब्जेक्ट के, कॉमर्स के, पूरे भारत के पे टीवी चैनल पे क्या किया जाएगा, बच्चों को क्लास लेके आएंगे पूरे दिन में शेड्यूल वाइज। इसके अलावा रेडियो पे, जो लोग रेडियो से जुड़े उनके रेडियो पे, जो लोग इंटरनेट से जुड़े हुए उनके इंटरनेट के लिए। उस योजना का नाम बताना है ई पाठशाला योजना, या फिर दूसरा ऑप्शन आपका डिजिटल इंडिया, या फिर तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, या फिर उपयुक्त सभी। चलिए आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए गोसाईराम चौधरी, वेरी गुड, थैंक यू। चौधरी मुन्ना सारण 1, ईश्वर साई जाट 1, चलिए आप मिस कर गए, एक आंसर गलत है भाई। अगला आंसर और आंसर दीजिए आप। ई पाठशाला एक ऐप है, उसके ऊपर आपको एनसीईआरटी की बुक मिल सकती है, ठीक है। किसी भी हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज में आपको चाहिए, ई पाठशाला बुक है, ऐप है, ई पाठशाला ऐप है, जिसपे आपको क्या मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक मिलेगी। आंसर दीजिए, ये ई वाला थोड़ा, ये वाला गलत हो जाएगा, सी, दिनेश चौधरी सी, हाँ करेक्ट पकड़े हो, सही पकड़े हो, बताया भी था मैंने मेरी लाइव क्लास में आपको अच्छे से। चलिए सी आंसर सही है, तिलोक बेनीवाल 3 नंबर सही है। चलिए मैं बताता हूं आपको क्या नाम है इस योजना का, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। अगर आपने अखबार पढ़ा है, अखबार नहीं पढ़ते हो तो सोशल मीडिया पे देख सकते हो इस चीज को। और आपको एक मैं चीज बताऊं, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप व्हाट्सएप फेसबुक से साथ साथ आप यूज करते हो तो अच्छी चीज है। आप पढ़े लिखे लोग हो, आई होप आप अच्छे से यूज करते होंगे, लेकिन ट्विटर पे जरूर रहिए आप। ट्विटर पे फायदा क्या है, अभी आपको मैं बताता हूँ एक चीज, ट्विटर की बहुत अच्छी चीज बताते हैं आपको। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर जाइएगा वहां पे। अगर सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे वर्तमान समय की, फेक न्यूज सबसे बड़ी समस्या है। यानी कोई भी कुछ भी क्या कर सकता है। आज आप देखिए एक फेक न्यूज चल रही है, अभी आप व्हाट्सएप पे देखना, फेसबुक पे देखना, ठीक है, किसी की, उन लोगों ने मृत्यु पे किसी को फालतू की चीजें बना दी। इन चीजों से बचने के लिए आप ट्विटर पे जाइए और उन लोगों को फॉलो कीजिए जिनको आप बात सुनना चाहते। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्या पोस्ट करते हैं, खुद उनका अधिकारी पोस्ट करते हैं या वो खुद पोस्ट करते हैं, वो उनको फॉलो कीजिए तो आपको उनसे संबंधित चीजें आ जाएगी। हमारे शिक्षा मंत्री है, उनको आप क्या, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हो या फिर भारत के शिक्षा मंत्री हो, उनको आप डायरेक्टली फॉलो कीजिए। WHO है, उसको आप डायरेक्टली फॉलो कीजिए। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, उनको आप डायरेक्टली फॉलो कीजिए। जितने भी अच्छे न्यूज़ चैनल उनको डायरेक्टली फॉलो करोगे तो आपको उस ट्विटर पे क्या आएगी, उनकी सही न्यूज़ आएगी। उन लोगों ने क्या लिखा है एक्चुअल आएगा, कोई बीच में क्या नहीं करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा। कोई भी ट्विटर फेक नहीं आती। हाँ फेक कई बार आ जाती है, ऐसा नहीं है फेक नहीं आती, वहां पे भी आ जाती है। देखो गंदगी कहीं पे भी हो सकते हैं, लोग गंदे लोग कहीं पे भी आ सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर आप प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर को फॉलो कर रहे हो, वो कोई गलत नहीं करेगा। ध्यान रखना है, नाम देखना है आपको अच्छे से, ध्यान रखना है, नाम देखना है कि भाई प्रधानमंत्री वही है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे बहुत सारे लोगों ने अकाउंट बना, लेकिन आप उसी व्यक्ति को फॉलो कीजिए तो वो उसको आपको आ जाएगा। नीचे लिखे होंगे सारी चीजें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फिर पोस्टों पे जाइए, ये पोस्ट आई है और न्यूज में है कि नहीं, तो वो देखोगे आपको एक्चुअल क्या मिल जाएगा, अकाउंट मिल जाएगा, और वहां फॉलो कीजिए। ट्विटर पे जरूर आइए, वहां पे बहुत अच्छी चीजें आती है, आप वहां पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये जैसे मैं अखबार जो बात कर रहा हूं तो उसका सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा होता है, तो आप उसका क्या कीजिए, वहां पे ट्विटर पे उसको फॉलो कीजिए। तो जो चीज मैं यहां बता रहा हूं ना आपको, वहां आपको पूरा अंग्रेजी में आएगा, लेकिन आप उसको फॉलो कीजिए तो आप उसको एक बार अंग्रेजी में देख लोगे जो मैंने यहां बताया, तो स्पेलिंग्स आपकी रिकलेक्ट हो जाएगी, आपके दिमाग में वो चीजें, हाँ आर्टिकल ऐसे लिखा जाता है, अखबार में चीज ऐसे छपती है, किसी कोई व्यक्ति राइटर है वो इसमें ऐसे लिखता है। देखो आप अगर ऐसी चीजें जान जाओगे ना, तो भविष्य में अगर आप अच्छे राइटर हो, अगर आपको अच्छा लिखना आता है, तो आप भी अखबार में लिख सकते हो, एडिटोरियल लिख सकते हो, आप भी अखबार में आ सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, मैं जो यहाँ कहता हूँ उन चीज को ऐसे मत लीजिए कि हमें नहीं, अगर अखबार में हम नहीं आ सकते, ये सोच से बाहर आ जाइए, फ्री सोचिए, बड़ा सोचिए कुछ। चलिए जिंदगी में अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, उस योजना का नाम बता देता हूं। उसका नाम है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। पहली से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को टीवी इंटरनेट के जरिए फ्री में पढ़ाया जाएगा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा सरकार अभी डिजिटल पे लाइव वगैरह क्लासेस लेके आएगी, हम लोग भी लाइव आते हैं, ठीक है, इसी दौरान। अगर आपको याद हो, सुबह में 6 बजे मेरी ऑन बोर्ड क्लास आती है। अभी तो मैं ऑन बोर्ड नहीं आ पाता हूँ क्योंकि लाइव फिर सही तरह हम इंटरेक्ट नहीं कर पाए, बात भी नहीं कर पाते हैं, तो लाइव मेरी क्लास आती है सुबह अंग्रेजी की, उसको आप ज्वाइन कीजिए। और भी हमारी क्लासेज आती है, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है RNT एजुकेशन सेंटर करके, उसको भी आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ताकि आपको इस तरह की चीजें वहां से अच्छे से मिल सकें। चलिए हमारा अंतिम सवाल, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को रैप अप कर लेंगे। चलिए काफी आई थिंक टाइम तो हुआ है, लेकिन फिर भी अंतिम सवाल, चलिए फिर भी बता देते हैं आपको। अंतिम सवाल पूछता हूं, अभी आपको पता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक संस्था है WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली,
उसके भारतीय व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है, और वो भारतीय व्यक्ति भारत को 3 साल WHO में क्या करेंगे, लीड करेंगे। भारत आने वाले 3 साल के लिए WHO को क्या करने वाला है, लीड करने वाला है, उसका अध्यक्ष रहेगा। WHO का अध्यक्ष नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। जो मैं ज्यादातर आपने देखा WHO का अध्यक्ष हो गया, WHO के अध्यक्ष नहीं हुए, WHA के अध्यक्ष हुए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। WHO संस्था है, ठीक है, वो 1948 में बनी, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। उसके अंदर एक कमेटी होती है जिसका नाम क्या है, WHA, उसको भारत लीड करेगा। कौन व्यक्ति है जो भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, उनका नाम बताना है आपको। चलिए, उनका नाम बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, कौन 3 साल के लिए, आने वाले 3 साल के लिए WHO में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहला ऑप्शन आपका सुनिए, एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर 1 एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर 2 राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए, बहुत अच्छा, आपने आंसर पहले ही दे दिया। अगर आप में अच्छी बात है, अगर आप पहले से डॉक्टर हर्षवर्धन, वेरी गुड। ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये हमारे WHO को क्या करेंगे, लीड करेंगे। कैसे? क्योंकि वो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री है, ही इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आप जानते हो, विकसित देशों की कोविड-19 के दौरान हालत खराब होगी, लेकिन हमारा देश इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी कोविड-19 को क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। तो उन्होंने शपथ ले ली है, 22 मई को वो शपथ ले चुके हैं। उन्होंने भाषण भी दिया था, उन्होंने ये कहा था कि भारत कोविड-19 से अच्छे से लड़ रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन, ध्यान रखना है, चांदनी चौक दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यानी आपको सवाल, देखो कोई भी व्यक्ति काम आता है, सीधा सवाल कभी नहीं पूछेंगे आपको आजकल कि डॉक्टर हर्षवर्धन, अभी मैंने कहा तो आप सबने आंसर दे दिया, तो एग्जामिनर भोला नहीं है जो आपको ऐसा सीधा सवाल पूछेगा, वो घुमा के पूछेगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आते हैं, यानी किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये चीजें पूछे। या वो भारत के क्या है, तो भारत के क्या है, स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है। चांदनी चौक से आते हैं, उनकी थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं। पहले वो दिल्ली विधानसभा के क्या हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद में वो 2014 से चांदनी चौक से उन्होंने कपिल सिब्बल को हराया। फिर 2019 में फिर से क्या चुने, कहां से, चांदनी चौक के सुनकर के आए। अब वर्तमान में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। देखो, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, यानी संसद का सदस्य होना जरूरी है। जैसे हमारे कैलाश जी क्या बन गए, मंत्री बन गए, तो वो कहां से सांसद है, बाड़मेर जैसलमेर, ऐसे सांसद होना जरूरी था। डॉक्टर हर्षवर्धन कहां से सांसद है, दिल्ली, चांदनी चौक, दिल्ली के अंदर जगह, वहां से क्या है, सांसद है डॉक्टर हर्षवर्धन, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हेल्थ मिनिस्टर है। ऐसे जो मैंने पहला ऑप्शन दिया आपको, एस जयशंकर, वो हमारे विदेश मंत्री है, ध्यान रखना। वो एक बात बताऊं मैं आपको, जब वो हमारे विदेश मंत्री बने थे तब वो क्या नहीं थे, लोकसभा के सदस्य नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजनीति का सवाल है, कई बार बड़े बड़े एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड HM के हेडमास्टर के एग्जाम पूछा गया था कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है और लोकसभा का सदस्य नहीं है तो कितने दिन मंत्री रह सकता है, ये सवाल पूछा गया। तो ध्यान रखना है 6 माह तक। कितने माह तक कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने 6 माह तक क्या रह सकता है, मंत्री रह सकता है। जो हमारे एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है, वो क्या नहीं थे, संसद के सदस्य नहीं थे। तो अब आपने कहा कि उनको 6 महीने से ज्यादा हो गए, अब कैसे है, तो वो राज्यसभा से सदस्य बन के आए। 2 सदन है हमारे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो एस जयशंकर कहां से है, राज्यसभा से क्या है, सांसद है। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो कभी लोकसभा क्षेत्र से नहीं सुने गए, वो हमेशा असम से क्या थे, राज्यसभा से क्या थे, सदस्य थे। इस कारण वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, राज्यसभा से, असम से सदस्य थे। तो राज्यसभा से भी सदस्य हो सकता है और व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अभी सेकंड ग्रेड पीछे सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा से सदस्य रह करके प्रधानमंत्री बने। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्तमान में राजस्थान से क्या है, राज्यसभा सदस्य हैं। ये बहुत भी इंपॉर्टेंट, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं वर्तमान के अंदर। 6 महीने में उनको क्या करना होता है, आपको क्या बनना पड़ता है, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में से एक का क्या बनना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा। ये बहुत चीजें बताई मैंने आपको। किसके बारे में, डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में। एक चीज ध्यान रखिए, स्वास्थ्य मंत्री है, MBBS की डिग्री कर रखी है उन्होंने, और पहले भी WHO के अंडर में काम कर चुके हैं। जब वो मंत्री वगैरह नहीं थे तब उन्होंने WHO के लिए काम किया था। MBBS की डिग्री है, यानी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है वो एजुकेटेड हेल्थ मिनिस्टर है। नॉर्मली हम जो मिनिस्टर्स देखते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन हमारे मिनिस्टर एजुकेटेड। अब वो 3 साल के लिए आने वाले WHO के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। किसी न किसी एग्जाम में 101% ये सवाल आपको मिलेगा, तो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है इस चीज को, ठीक है। WHO मैंने बताया 194 सदस्य देश। एक दिन में पूरी क्लास हुई थी इस पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके देखिए। मेरा यूट्यूब पे ये वीडियो मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको वापस यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो वो WHO कहते हैं 194 सदस्य देश है। अभी जापान जो है, जापान के व्यक्ति थे डॉक्टर हिरोकी नकातनम, इनको अब वो उनका कार्यकाल खत्म हुआ 3 साल। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन का नंबर आया, 3 साल बाद डॉक्टर हर्षवर्धन हट जाएंगे, उनकी जगह नए आएंगे। ये एक प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है इसके तहत। ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि वाली बात नहीं है कि भारत को पहली बार ऐसा कर रहा है, लेकिन हमारी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। मंथ लिखो, 6 महीने सर,
अच्छा हाँ ऊपर कह रहे हो, सॉरी, हाँ चौधरी मुन्ना सर वंश, हाँ सही, चलिए होता है। अब आगे बढ़े अपन, अब आज रैप अप करते हैं। आई होप बहुत अच्छी क्लास रही हमारे, संडे आज बहुत फंडे बन गया। आई थिंक संडे को मेरा और भी प्लान होता है कि भाई इंटरटेनमेंट की बातें करें, थोड़ी आपको बुक्स के बारे में बताऊं, न्यूज़पेपर के बारे में बताऊं, मूवीज़ के बारे में बताऊं। लेकिन आज क्या हो गया, 164 देश अनुमति मिली थी, हाँ सही है। अब देखिए अभी क्या हो गया, आज तो काफी टाइम हो गया, तो फिर अपन नेक्स्ट कल 8 बजे फिर लाइव आऊंगा। कल हमारा भारत प्रोग्राम होगा। हमारा भारत प्रोग्राम में क्या होता है, देखो मेरा 7 दिन का अलग अलग सब्जेक्ट होता है। अगर जो लोग नहीं जुड़े वो मेरा पोस्ट देख लीजिएगा एक बार जरूर जाकर के, वहां आपको मिल जाएगा। तो कल हमारा भारत होगा, भारत के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा आपको। कल भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे, जियोग्राफी, कितने डिग्री अक्षांश पे पड़ता है, कितना किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, कौन जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के बीच में कितनी दूरी है, गुजरात से लेकर असम के अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितनी दूरी है, सबसे पहले सूर्य का उदय, ये सारी चीजें बात करेंगे। भारत का मानक समय कहां से तय होता है, कैसे तय होता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे कल हमारा भारत प्रोग्राम में। यू हैव टू ज्वाइन मी एट 8 o'clock, 8 बजे आपको जुड़ना है। टाइम पे आइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये प्रयास अच्छा है, स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा सकता है, आम जनजीवन को फायदा पहुंचा सकता है, आपको इससे आप बहुत फायदा पहुंचा सकता है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। और पॉजिटिव चीज कहीं पे भी हो रही हो तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए, तो आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी सर इंग्लिश कमजोर है, चलिए कोई बात, काम करेंगे अपन। मेरा मंगलवार को इंग्लिश का क्लास भी आता है, ठीक है। हाँ आज का विजेता कौन, चलिए आज तो ऊपर ऑप्शंस देखे नहीं थे मैंने, चलिए आप में से कोई भी विजेता, आज का विजेता, चलिए हम सब विजेता है, ठीक है। अभी मैंने सारे कमेंट्स तो वापस देख नहीं पाऊंगा कि आगे विजेता कौन हुआ, किसने सही आंसर दिए। मोस्ट ऑफ पीपल आंसर सही दिए थे, ठीक है। तो इस वजह से हम सब जीत गए, आपने अच्छा सवाल दिए। अगर किसी का कुछ गलत हुआ तो कोई बात नहीं, होता है, मेरा भी हो जाता है, सबका हो जाता है, तो उसको आप इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। मेरी एक सब छोड़ दो। मैं आपको एक बात कहूँ आपसे, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की कमी सुनी है, हमारी हिंदी हो गई, कुछ नहीं होता, हिंदी विंदी कुछ होता ही नहीं, ये फालतू की बातें होती, लोगों की बनाई होती है। अगर गलत आंसर दोगे तभी सही आंसर दे पाओगे। खुल के बाहर आइए, दुनिया के सामने आइए। आप आपके अंदर, सबके अंदर एक पोटेंशियल होता है, सबसे अंदर एक प्रतिभा होती है दुनिया के सामने पेश आने की। आप खुद को रिप्रेजेंट कीजिए दुनिया के सामने, ताकि दुनिया आपको जान सके। नहीं तो क्या है, ये जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी दबे दबे से। दमित मत रहिए, सामने आइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। नहीं आता है तो सीखिए। ध्यान, हमारे जो यूथ की, हमारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या है जल्दी, हम सब रिजल्ट ओरिएंटेड है। देखो हमारा सोसाइटी भी रिजल्ट ओरिएंटेड, हम भी रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, बस फटाफट रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए। छोटी उम्र है, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो वो जरूरी नहीं है आपको एमए का जो व्यक्ति को चीजें याद हो वो आपको याद हो, तो वहां हम एक्सपर्ट बनने की कोशिश, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज याद नहीं उसको हम रिकलेक्ट करेंगे, कहां कमी रह गई, फिर अभी जो चीज आपकी गलत हुई उस चीज को आप जाके, हमारे बहुत सारे सोशल साइट्स बने होते हैं जहां जाके आप चेक कर सकते हो मैंने कहां गलती की है। गूगल पे जाके चेक कीजिए। अपन क्या करते हैं, लाइव खत्म या कोई भी क्लास खत्म, चलो जान दो, व्हाट्सएप पे शुरू होता है, टिकटॉक पे चलते हैं और कहीं चलते हैं और चीजें देखते हैं। वो नहीं करना है, वहां जाके चीजें देखिए कि हाँ यहाँ मैंने गलती की। बुक में जाके देखिए, हाँ यहाँ मैंने गलती की, बुक पढ़िए। मेरा सजेशन रहेगा, प्लीज क्या रहेगा, यूट्यूब पे अगर हम लाइव क्लास देखते हैं, लाइव क्लास थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में रहेगी। बुक आपने पढ़ी है, बुक को आप बार बार पढ़िए, तब आपका ये चीजें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जाएंगे। जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे। आज के कंपटीशन एग्जाम में नॉर्मल जानकारी कोई काम नहीं, नॉर्मल क्या, अच्छे लेवल की जानकारी भी काम नहीं करती जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक ऑप्शन इधर उधर घुमा के दे दिया, गए काम से, है ना। तो इस वजह से इन चीजों को थोड़ा सा काम कीजिए, हम सब मिलकर के करेंगे तो आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं कि हमारे आसपास के क्षेत्र से ज्यादा लोग किसमें हो, सर्विस में जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शहरों में भटकना नहीं पड़े, ज्यादा लोगों को पूछना नहीं पड़े, ये बताओ वो बताओ। पहली बार जब आप कोचिंग में पहुंचोगे, मैं गया हूँ, आप भी गए हुए होंगे, कई लोग आप में से, पहली बार जाओगे तो एक बार पागल हो जाओगे। हजारों की भीड़ होती है वहां पे, ऊपर से कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपके पड़ोस में थोड़ा वो ज्यादा जवाब दे रहा है, इधर वाला भी जवाब दे रहा है, और सर अपने कुछ नहीं आता, इधर आगे फालतू के कोचिंगों में भटकेंगे, तो फिर आप डीमोटिवेट होते क्या करते हो, किताबें छोड़ देते हो मजे करने से। ऐसा मत करो। अगर नहीं आंसर आता है, क्यों नहीं आता है, देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे कोई कारण होगा। फाइंड आउट दैट रीजन एंड गेन द नॉलेज एंड यू कैन फाइंड आउट एवरी सॉल्यूशन। हमारी दुनिया में हर चीज का सॉल्यूशन मिलता है, ऐसा नहीं कि हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं करोगे यू कैन नॉट रिवाइव। और दूसरी चीज है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, एक टारगेट रखिए। नॉर्मली ऐसा होता है, मेरे जो निजी शिक्षक होते हैं, मैं भी निजी शिक्षक हूँ, ज्यादातर जो निजी शिक्षक होते हैं किसी स्कूल में सेट हो जाते हैं, उसके बाद वहां पेमेंट मिल रहा है, चलो पढ़ाई छोड़ दो, बच्चों को जो किताब में है वो पढ़ा दो। ऐसा मत करो।
आप पढ़ा रहे हो अच्छी चीज है, वो पार्ट टाइम जॉब है, सबको करना पड़ता है, ठीक है, मुझे भी करना पड़ता है, आपको करना, पेट पालने के लिए सबको करना पड़ता है। लेकिन उसमें आप नया क्या करते हो, आप अपने स्कूल में नया क्या करते हो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का मतलब ये नहीं कि वहां पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट स्कूल में आप नया क्या करते हो, अपने बच्चों को नए तरीके से क्या सिखाते हो, तो वो चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आप बड़े स्तर पर पहुंच सकते हो। हर चीज की एक सीढ़ी होती है, सीधा कोई किसी को नहीं। सर आपको प्रणाम करता हूँ, जियो हजारों साल, ये मेरी दुआ। बोमा राम जी सेवर सोचवा जालोर, थैंक यू। आप जालोर से जुड़े तो आप हमारे मेहमान हुए। जालोर वाले आप शेयर जरूर कीजिए, उन्हें भी जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। इतना बड़ा नहीं हो कि आप मुझे प्रणाम करो, मैं भी आपका फ्रेंड हूं, तो हमारी फ्रेंडशिप जिंदाबाद रहे, यही मैं चाहता हूं, ठीक है। मैं आपका फ्रेंड हूं, ऐसा रिवीजन, बार बार रिवीजन जरूरी है, बिल्कुल सही। चलिए अब चलते हैं, काफी टाइम हो गया, ठीक है, फिर लंबा हो जाएगा और फेसबुक भी इतना ज्यादा नहीं देता है। चलिए, आपको ये क्लास यूट्यूब पे मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे, आरएनटी एजुकेशन सेंटर पे। आप जुड़े, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आप देखिए मेरी पॉजिटिव एनर्जी देखिए आज की। चलिए, 1 घंटा हो गया, फिर भी मैं थका नहीं हूं, लेकिन इस तरह से आप जुड़े रहिए, 8 बजे रोजाना लाइव आइए, मेरे साथ जुड़िए, और हम इस तरह से हम सोसाइटी को बदलेंगे, समाज में शिक्षा के हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा, और उसमें आपका मुझे सहयोग चाहिए। थैंक यू। अब आप चलते हैं, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए, फेक न्यूज़ पे विश्वास मत कीजिए, और पढ़ाई कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई कीजिए, ठीक है। स्टडी स्टडी स्टडी, 3 थिंग्स इन योर लाइफ, 3 चीजें होनी चाहिए, स्टडी स्टडी एंड